बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक बहुत अहम केस है इमरान ख़ान साहब के हवाले से। मैं क्योंकि जब इमरान ख़ान साहब गिरफ़्तार हुए तो मैं मौजूद नहीं था और बाद में मुझे बहुत सारे हक़ाइक़ और चीज़ों का मालूम करना पड़ा। अभी मैंने कुछ चीज़ें स्टडी की हैं और एक केस ऐसा है इमरान ख़ान साहब का जिसकी वजह से उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दिया था। अगर वो केस ख़त्म हो जाता है या चैलेंज हो जाता है तो फिर इमरान ख़ान साहब नाअहल नहीं होंगे बल्कि वो इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो जाएंगे। और ये जो इंतहाई अहम केस है ये कल के दिन में यानी जुमेरात के दिन में लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने लगा हुआ है और बैरिस्टर अली ज़फ़र इमरान ख़ान साहब के वकील हैं। ये केस क्या है और एक्चुअली शुरुआत कैसे हुई, मैंने इसको डिग आउट किया है। मैंने जो लॉयर्स हैं उनसे बात की है। चीज़ें अब मेरे सामने आ गई हैं। मैं आपके सामने रखता हूँ कि इमरान ख़ान साहब कैसे अपनी नाअहली को अब ख़त्म कर सकते हैं और वो इसी पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकते हैं। वो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं और वो वापस पार्लियामेंट में आकर बैठ भी सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे, इसको ज़रा आप समझ लीजिए। ये जो कानून है ना गोशवारों का, होता क्या है, हम हर साल अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं और उसके लिए हमारे पास लास्ट डेट वैसे ही दिसंबर तक चली जाती है। इससे ज़्यादा टाइम हमें मिलता नहीं है अपने गोशवारे जमा करवाने के लिए, ये बताने के लिए कि कौन सी चीज़ें हमने ख़रीदी, कौन सी चीज़ें हमने बेची, कितना हमने कमाया, कितना हमने खर्च किया और कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च किया, हमारी जायदाद में कितना इजाफा या कमी हुई। ये सारी चीज़ें आप अपने गोशवारों में बताते हैं, यानी टैक्स रिटर्न्स जो आप फाइल करते हैं। आजकल आपने सुना होगा फाइलर्स का और नॉन फाइलर्स का बड़ा मजाक बना हुआ है कि नॉन फाइलर्स के लिए ये है, फाइलर्स के लिए ये है। तो फाइलर्स के लिए कुछ सहूलतें मौजूद होती हैं। दुनिया के मुल्कों में जो है ना वो बड़ा शफाफ सिस्टम चलता है। ज़्यादातर लोग, सारे लोग तकरीबन कंप्यूटराइज तरीके से फाइलर होते हैं। पाकिस्तान में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोग नॉन फाइलर भी हैं, लेकिन जो लोग हुकूमती ओहदों पर बैठे होते हैं वो ज़्यादातर सब लोग फाइलर होते हैं। अब कानून ये कहता है कि जो आप अपने गोशवारों के अंदर इंफॉर्मेशन डालते हैं उस इंफॉर्मेशन में अगर कोई दो नंबरी है या आप उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ये वाला मामला उठाया जाए और उठाकर कार्रवाई की जाए, तो कानून का एक सेक्शन है जिसे सेक्शन 137 कहते हैं। ये इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 137 है। यानी अगर आपके गोशवारों में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 महीने होते हैं, यानी टोटल 120 दिन होते हैं कि उस खराबी की निशानदेही की बुनियाद के ऊपर सेक्शन 137 के ज़रिए से कार्रवाई करके उस रुकन असम्बली को नाअहल कर दिया जाए। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ज़रा आसानी से आप समझ लीजिए। फ़र्ज़ करें कि एक रुकन कौमी असम्बली है, उसने अपने गोशवारे जमा करवाए और उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद के ऊपर उसको नाअहल किया जा सकता है, तो ऐसी सूरत में चाहे कोई शिकायत लगाए, चाहे इलेक्शन कमीशन खुद नोटिस ले या किसी भी प्रोसेस के जरिए से वो चीज़ सामने आए, तो उसके लिए टोटल जो दिन होते हैं वो 120 होते हैं। ये कहता है इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 137। 120 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन एक्शन कर सकता है, उसके बाद वो एक्शन नहीं कर सकता। ये है कानून। अच्छा, और एक्शन जो है वो नाअहली का है। अगर किसी रुकन कौमी असम्बली को नाअहल करना है तो 120 दिन के अंदर अंदर इस प्रोसेस को शुरू करना है, इस शिकायत के ऊपर काम करना है, 120 दिन के बाद नहीं। 121 दिन हो गए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फारिग हो गया। फिर बारी आ जाती है नैब की, FIA की, बाकी तहकीकाती एजेंसियों की। वो बंदे को पकड़ें, उसको सज़ा दिलाएँ, सज़ा दिलाने के बाद उस सज़ा की बुनियाद के ऊपर अदालत से नाअहल करार दिलवाएँ, तो ये एक अलग चीज़ है। इमरान खान साहब की जो नाअहली है वो तोशाखाना केस में है और तोशाखाना केस जो है वो उनके गोशवारों की बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है और गोशवारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब को सेक्शन 137 को इस्तेमाल करते हुए नाअहल कर दिया था। लेकिन इमरान खान साहब नाअहल हो नहीं सकते क्योंकि 120 दिन की टाइम लिमिट गुजर चुकी थी। अब ये जो मामला है ये ले जाया गया था लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में एक बेंच इस मामले को सुन रहा था जिसकी सरबराही जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब कर रहे थे। अब इस अदालत के अंदर, इस बेंच के सामने
जो जस्टिस मोहतरम शाहिद बिलाल हसन साहब हैं, उनके सामने जब ये केस जा रहा था तो वो लंबी लंबी तारीखें पढ़ रही थी और ये केस आगे चल नहीं पा रहा था। तो जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज के तौर पे उनको तैनात कर दिया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट में अब चले जाएंगे। तो अब उनकी जगह पे एक नया लार्जर बेंच बन गया है जो कल के दिन में, जुमेरात के दिन में यही वाला केस सुनने जा रहा है। अब केस के अंदर कानून ये कहता है कि सेक्शन 137 इलेक्शन एक्ट के तहत क्योंकि इमरान खान के खिलाफ ये कार्रवाई 120 दिन के अंदर शुरू नहीं की गई, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को नाअहल करने का कोई जवाज नहीं रखता। यानी इमरान खान साहब कानूनी तौर पे इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। ये मामला अब जो बेंच के सामने चला गया, इसमें जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब हैं, जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं, जस्टिस जवाद हसन साहब हैं, जस्टिस शहराम सरवर साहब हैं और जस्टिस रिसाल हसन सईद साहब हैं। ये जुमेरात को लगने जा रहा है। अली ज़फ़र साहब यहाँ पे वकील हैं और मामला ये है कि इमरान खान साहब की नाअहली के ख़त्म होने के इम्कानात हैं क्योंकि इस्तगासा 120 दिन के अंदर करना होता है। अगर 120 दिन के बाद ये केस बनाया जाए तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। इमरान खान साहब के मामले में ये केस 200-300 दिनों के बाद, बल्कि इससे भी ज़्यादा दिनों के बाद बनाया गया है, लिहाजा उनके गोशवारों की बुनियाद के ऊपर बनाया जाने वाला ये केस उड़ जाएगा। इस सूरत में इमरान खान साहब की जो उस वक्त गिरफ्तारी हुई थी उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और साथ ही साथ इमरान खान साहब की नाअहली ख़त्म हो जाएगी। अब देखना यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस केस को कैसे लड़ते हैं। भारत कानून इसमें बड़ा क्लियर है क्योंकि अब जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब मौजूद नहीं लाहौर हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो इसलिए अब ये केस आगे बढ़ेगा और तेज़ी से इसका फैसला भी हो सकता है। अच्छा, इसमें जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब के बाद कुछ और भी केसेस थे जिनके ऊपर चीज़ें तय नहीं हो रही थी। मिसाल के तौर पे इलेक्शन के दौरान दफ़ा 144 का नफाज, उन्होंने इसको कहा था ठीक है जी हो सकता है, हालांकि ये चैलेंज किया गया था पीटीआई की जानिब से। बल्ले के निशान पर भी इलेक्शन कमीशन का साथ दिया था इन्होंने। ट्विटर वाला केस जो एक्स वाला वो इनके पास लगा हुआ है, वो लग ही नहीं रहा। फिर ताहयात नाअहली वाला केस भी इनके पास अपील लगी है, उन्होंने रिट खारिज कर दी, ये वाली जो रिट लगी वहाँ पे रिट की गई वो भी खारिज कर दी। फिर इलेक्शन की तारीख देने का मामला भी ज़ेर इल्तवा रखा हुआ है कि कौन देगा कैसे करेगा। तो ये जज साहब अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ये सारे मामला दूसरे जजेस के पास आएंगे, तो देखते हैं कि अब फैसला क्या होता है। तो बड़ा अहम केस है जो कल अदालत में इमरान खान साहब के हवाले से लगने जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, लेकिन ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। गाज़ा में मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म हुआ फ़लस्तीन में, और फ़लस्तीनियों ने तारीख़ का बदतरीन दौर देखा। गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल होने वाला है या 7-8 माह गुजर गए हैं। एक बदतरीन दौर गज़ा के मुसलमानों ने देखा। तो अब सऊदी अरब के वली अहद बिलाखिर उनका एक स्टेटमेंट आया है और ये बड़ा हौसला अफजा स्टेटमेंट है, और उन्होंने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया है। ये सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने गज़ा की पट्टी में जंग को फौरी रोकने और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया है। और इसमें जो है वो अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने हज के लिए आए आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त फ़लस्तीन और गज़ा का मसला फ़ौरी हल तलब मसला है। हम गज़ा में इंसानी जानों का ज़िया रोकने और कत्लेआम रोकने का मुतालबा करते हैं। और उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरफ से गज़ा की पट्टी में फ़ौरी जंग बंदी की तजवीज़ के हवाले से जारी करदा हालिया करारदादों पर अमल दरामद की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि सऊदी अरब आलमी बरादरी से मशरक़ी यरूशलेम पर मुश्तमिल सन 1967 वाली जो सरहदें हैं उस पर मुश्तमिल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के मुतालबे की तजदीद करता है। इन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया। यानी कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला रहे थे कि शायद सऊदी अरब, यानी ये कमज़ोरी तो है ना मुसलमानों की, ये तो बात ठीक है। अगर मुसलमान इस खित्ते में और बाहर पूरी दुनिया में कमज़ोरी ना दिखाएं तो फ़लस्तीनियों के ऊपर इतना जुल्म तो ना हो। लेकिन इसके बावजूद ये हौसला अफजा बात है कि आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में ऐसी बात की गई है। लेकिन इसी मौके पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन का सऊदी हम मनसब को, यानी सऊदी वज़ीर ख़ारजा को उनका टेलीफोन भी आया है। अब देखना यह है कि डेवलपमेंट्स किस जानिब बढ़ती हैं। उधर अमरीकी इलेक्शन होने जा रहे हैं और बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो ये हैं कि अमरीकी सदर जो इस वक्त जो बाइडन है वो फ्रीज़ हो जाते हैं। यानी 2 ऐसे मनाज़िर लोगों ने गुज़िश्ता 1 हफ़्ते में देखे। हफ़्ता 10 दिन के अंदर अंदर 2 मरतबा ऐसा हुआ कि जो बाइडन फ्रीज़ हो गए, यानी चलते चलते खड़े हुए वो फ्रीज़ हो जाते हैं।
और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते या अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर पाते, उनकी उम्र का तकाज़ा है या ये कोई उनको बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है जिसको वो फेस कर रहे हैं। लेकिन ये जो फ्रीजिंग है कि खड़े खड़े फ्रीज़ हो गए, यानी मैं फ्रीज़ का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको ज़रा आसानी से समझ आ जाएगी कि सब लोग इधर खड़े हैं, कोई चीज़ चल रही है, अचानक उनका मुँह इस तरफ हुआ है तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं और एक ही तरफ को उनके हाथ की मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं होती और वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। तो वहाँ पे जो खड़े लोग हैं उनको ज़रा थोड़ा सा फिर मामले को रेस्क्यू करना पड़ता है। तो जो बाइडन जो है वो इस सूरत हाल से दो चार है। ऐसी सूरत में अमेरिकन कैसे उनको वोट देंगे, वो इस वक्त भी उम्मीदवार हैं डेमोक्रेट्स के। दूसरी जानिब जो रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं वो बड़ी अच्छी सेहत में है और उनके जीतने के इम्कानात भी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जो बाइडन के लिए ये इलेक्शन जीतना और ट्रंप के लिए इम्कानात बढ़ते चले जाएंगे। देखना यह है कि आने वाले दिन में अमरीकी सियासत किस तरफ जाती है। बहरहाल 2 मरतबा जो इस वक्त का अमरीकी सदर है वो फ्रीज़ हो चुका है और ऐसे मनाजिर दुनिया जो है वो देख रही है। एक और जो बड़ी खबर है वो चाइना के हवाले से हमने आपको एक खबर दी थी, उस पर चाइना ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि चाइना का मौक़िफ़ दिया जाए, क्योंकि चाइना के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, हमेशा से रहे हैं। लेकिन फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर द डिप्लोमेट ने ये रिपोर्ट किया था कि चाइना की जो एलामिया है मुलाकातों में उसमें वो अल्फाज शामिल नहीं हैं जो माजी में होते थे। फिर उन्होंने उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और बताया कि चाइना को एक्चुअली पाकिस्तान में किस तरह की मुश्किलात का सामना है और किन वजूहात की बिना पर वो थोड़ा सा पाकिस्तान से उनके बकौल डिस्टेंस हो रहा है या वो अपनी प्रायोरिटी को पाकिस्तान के मामले में तब्दील कर रहा है कि तरजीहात अगर पहले बहुत बुलंदो बांग थी तो उनको ज़रा नॉर्मलाइज़ किया चाइना ने। ये द डिप्लोमेट का क्लेम था। चीन ने पाकिस्तान से ताल्लुकात पर जो इसको प्रोपेगेंडा करार देते हुए इसको मुस्तरद किया है और ये एक्सप्रेस न्यूज़ ने ये क्लेम किया कि उन्होंने रब्ता किया तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा से और उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो दौरा हुआ है ये ठीक हुआ और दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन चाइना का हम सब जानते हैं कि वो किसी भी कंट्रोवर्सी में कभी भी नहीं पड़ते और अगर कोई चीज़ें होती हैं तो वो बैकडोर चैनल्स पे हमेशा रब्ता करने पर यकीन रखते हैं और अपनी चीज़ों को बैकडोर से ठीक करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि वो ओपनली सामने आए और खुलकर बात करें। बहरहाल कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वो पता चलेगा वक्त के साथ साथ। एक दो और जो बड़ी खबरें हैं वो पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक़ हैं। यानी फिच ने एक रिपोर्ट दी है पाकिस्तान की मईशत के बारे में कि बजट के बाद पाकिस्तान में महंगाई 12% बढ़ेगी, यानी 12% मज़ीद पाकिस्तान में महंगाई बढ़ जाएगी 2024-25 के बजट के हवाले से उन्होंने ये कहा। और शरह सूद 16% तक आने की उन्होंने कहा जी तवक्को है और पाकिस्तान की अदायगियों की सूरत हाल जो है वो बेहतर करना होगी और हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में बेहतर हो। और IMF से मुआहदे की उम्मीद जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरी है। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान को हर हाल में IMF के साथ मुआहदे करने होंगे, IMF से पैसे लेने होंगे, उनके ज़रिए अपना मुल्क चलाना पड़ेगा और IMF की शराइत को मानना पड़ेगा, जिसके नतीजे में महंगाई बढ़ेगी। महंगाई के ऊपर जो है वो ये कहा जाता है कि जी 11% 12% हो गई। अब इस पर जो है क्योंकि ये फार्मूला बहुत अजीब है, यानी ये जो तकाबली जायज़ा है ये शहबाज शरीफ का अपने दौर से ही वो मुकाबला कर रहे हैं कि जनाब मेरे अपने दौर में ये महंगाई थी, मैं अपने दौर में ये महंगाई कर चुका हूँ। इमरान खान से दौरे हुकूमत से वो मुवाजना नहीं कर रहे। अगर वो इमरान खान से दौरे हुकूमत से मुवाजना करेंगे तो फिर चीज़ों की कीमतों के ऊपर मुवाजना करेंगे। अभी वो परसेंटेज के अंदर जाते हैं और इसके ऊपर अदनान आदिल साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए एक चीज़ बताई है। आई एम नॉट श्योर कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन उन्होंने, क्योंकि ये बड़े रिसर्च भी करते हैं, इनके पास चीज़ें होती हैं, मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के बता देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें गुज़िश्ता माली साल में औसतन 38% महंगी हो गई थी वो अब इस माली साल के इख्तिताम तक औसतन 12% महंगी हो गई हैं। यानी 100 रुपये वाली चीज़ पहले 138 की हुई और अब 155 रुपये की हो गई है। ये है अफराते ज़र की असल हकीकत, ये अदनान आदिल साहब ने क्लेम किया है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया, लेकिन उससे पहले नदीम मलिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने चंद हकायक सामने रखे हैं और उन्होंने करार दिया इसको बजट का गोरख धंधा। उन्होंने कहा जी सिर्फ 32,000 रिटेलर्स टैक्स नेट में अब तक रजिस्टर्ड हुए हैं और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो बहुत ही नाकामी है हुकूमत की। दूसरा उन्होंने कहा कि ट्रैक एंड ट्रेस हुकूमती शुगर माफिया और तंबाकू माफिया नहीं चलने देती। यानी जो ट्रैक करना या ट्रेस करना होता है ना, ये पूरा एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है,
पता चलता है कौन सी चीज़ कितनी बिकी है, कितनी बड़ी क्वांटिटी में वो मार्केट में आई है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे बिकी है। और जब वो बिकती है तो उसका डाटा हुकूमत के पास जाता है। तो इस तरह हुकूमत को टैक्स इकट्ठा होता है। शुगर माफिया ये चाहता नहीं है, क्योंकि वो तो फिर बहुत सारी स्मगलिंग भी होती है ना इन चीज़ों के अंदर। और साथ ही साथ जो सिगरेट माफिया है या जिसको हम तंबाकू माफिया कहते हैं, वो भी ये नहीं चाहता, क्योंकि वो भी बहुत ब्लैक मनी बनाते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने निशानदेही की है। तीसरा वो ये कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगता है, ये छोटे और बड़े भाई दोनों की ख्वाहिश नहीं है कि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगे। और जो रियल स्टेट में सरमायाकारी लगाने वाले हैं उनसे मनी ट्रेल लेने पर भी कोई तैयार नहीं है। यानी बेहतरीन काला धन सफ़ेद करने का जरिया रियल स्टेट का कारोबार बदस्तूर पाकिस्तान में है। पैसे को दुबई में फेरा लगवाने वाला काम अब हमारी अशराफिया को इसकी ज़रूरत नहीं है। सारा माल प्लाटों और प्लाजों में हलाल हो रहा है और इसमें तमाम ताकतवर शामिल हैं। रह गए बेचारे तनख्वाहदार, तो इन्हीं को रगड़ा लगता है और इन्हीं को रगड़ा लगेगा। या तो ये बेचारे करप्शन करेंगे या फिर भूखे मरेंगे। ये नदीम मलिक साहब का एनालिसिस है इस सारी सूरत हाल पर। एक बड़ी खबर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में जिस नौयत की लोड शेडिंग हो रही है, उस तरह की लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रही। यानी सिंध में क्योंकि वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है PMLN को, तो उनके बकौल वहाँ पर लोड शेडिंग नहीं हो रही। इसी तरह जो पंजाब है वहाँ पे भी लोड शेडिंग वैसे नहीं हो रही। तो खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। इस पे अली अमीन गंडापुर ने कहा कि लोड शेडिंग पर आवाम खुद निकलकर हुकूमत का रवैया दुरुस्त करेंगे। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों को समझा दें वरना आवाम निकलकर इनका किबला दुरुस्त कर देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग पर वज़ीर आला ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया कि ईद पे भी लोड शेडिंग हो रही है। वापडा वफाकी हुकूमत के मातहत इदारा है और वफाकी हुकूमत बिजली के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा और उसके अवाम से इंतकाम ले रही है, क्योंकि वहाँ पे इनकी हुकूमत नहीं ना बनी। तो उन्होंने कहा जी हमें यकीन दहानी करवाई गई थी, वो पूरी नहीं की जा रही, हम इस पे चुप नहीं रहेंगे, दोबारा बात करेंगे और जवाब मांगेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बिजली पूरी नहीं की जाती तो ये हुकूमत जो फार्म 47 की पैदावार अवामी मैंडेट की चोरी करके बनाई गई है, ये गैर कानूनी हुकूमत है और ये हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। फिर उन्होंने खबरदार किया कि अगर आवाम निकले तो फिर हुकूमत समेत इनके लाने वालों को भी बहुत तकलीफ़ होगी और अगर तकलीफ़ होगी तो इसकी आवाज़ फिर बहुत दूर तक जाएगी। असद कैसर साहब ने भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन लोड शेडिंग है और हमसे इंतकाम लिया जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है। मेरे ख्याल में नाज़रीन काफ़ी है अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।